तो हम बात करते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स की। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस एंड इनिशिएटिव्स में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी initiatives and concepts। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी लीग की। बायोडाइवर्सिटी लीग जो है रिसेंटली स्टडी जो कि पब्लिश किया था साइंस जनरल, जिसने एक तरह से हाईलाइट किया कि जो बायोडाइवर्सिटी लीकेज हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब उसको बता रहा था ये। बायोडाइवर्सिटी लीग इज अ स्टडी यार, उसके बारे में हम बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी लीग के अंदर सबसे पहले तो हम बात करें अबाउट द डेफिनेशन की। डेफिनेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। पहला तो इसका मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी लीग का मतलब है फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो बायोडाइवर्सिटी डैमेजिंग एक्टिविटीज़ का हो रहा है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्योंकि कंजर्वेशन पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है एक रीजन में। तो जो बायोडाइवर्सिटी डैमेजिंग एक्टिविटीज़ है एक जगह पे हो रही थी वो दूसरी जगह में चली जा रही है, इसको बायोडाइवर्सिटी लीग कहा गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ biodiversity damaging activity and it is caused by, ये हो क्यों रहा है भाई, it is caused by the regional conservation policies। एक जगह में कंजर्वेशन हो रहा है तो उस जगह में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड नहीं हो रहा है, दूसरी जगह में चला जा रहा है वो। रीजनल कंजर्वेशन पॉलिसीज। मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे हो रहा है यार ये बायोडाइवर्सिटी लीकेज। हैबिटेट लॉस, लोकल हैबिटेट, मतलब यहाँ पे अगर एक जगह में हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन कर रहे हैं लाइक फॉरेस्ट या फिर फार्म लैंड को, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है यार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो वो बाकी जगह में यहाँ पे इंक्रीज डिमांड हो गया किसी और जगह में, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिग्रेडेशन कर रहे हैं लोग। लोकल हैबिटेट रिस्टोरेशन की वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लीक देखने को मिलता है एंड इंक्रीज एक्सटर्नल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट यार। ड्राइविंग एफर्ट्स की बात करें किस किस कन्वेंशन ने यहाँ पे एक तरह से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो कि लीकेज को ड्राइव कर रहे हैं। हम बात करते हैं अबाउट कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये एम करता है कि हम 30% ऑफ द लैंड एंड सी को प्रोटेक्ट करें 2030 तक। उसकी वजह से यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट जो कि लीकेज को ड्राइव कर रहा है। एंड जो यूरोपियन ग्रीन डील हुआ था 2030 तक, ठीक है, जो यूरोपियन ग्रीन डील एंड बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी है जो कि रिवर्स करने की बात करते हैं इकोसिस्टम डिग्रेडेशन को, तो वो सब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लीकेज करा रहे हैं।
बायोडाइवर्सिटी लीकेज मतलब एक जगह प्रोटेक्शन कर रहा है तो कहीं और उसके नुकसान देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा कट रहा है, कहीं पे प्रोटेक्ट हो रहा है तो कहीं पे ज़्यादा कट रहा है। यूरोपियन ग्रीन डील 2030, हमने बात की अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी लीग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी मिस्टी स्कीम की। मिस्टी इज व्हाट इज द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज गुजरात ने एक तरह से नेशनल लीडर एमर्ज हुआ था भाई मैंग्रोव एफोरेस्टेशन के अंडर, जो मिस्टी स्कीम के अंडर। 2023 में ये मिस्टी स्कीम लॉन्च हुआ था, तो ये न्यूज़ में था यार, हमसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसके अंदर हम सबसे पहले तो ओवरव्यू की बात करें, सो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड रिस्टोरेशन क्या फुल फॉर्म है भाई मिस्टी का? इट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। MISHTI मिस्टी। एंड ये जो है ये कब लॉन्च हुआ था? 2023 में COP27 के अंदर लॉन्च किया गया था भाई। इट इज़ लॉन्च इन 2023 एट COP27। एंड ये टारगेट किस चीज़ को करता है? जो 5,000 मतलब 54,000 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव्स को यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे नेशनल टारगेट रखता है, जिसमें से गुजरात का सक्सेसफुली गुजरात ने प्लांट किए मैनग्रोव्स यार 2 साल के अंदर ही 20,000 प्लांट्स कर दिए गुजरात ने। तो इसके लिए वो एक तरह से लीडर के तौर पे उमर्ज करके आया, इसलिए न्यूज़ में था ये। तो मिस्टी के अगर हमने टारगेट्स क्या रखे हैं, 54,000 hectares over 5 years and it promote coastline and sea plant plantation यार, ठीक है। सी पेन लैंड जो है वहाँ पे मैनग्रोव को प्लांट करने की बात करता है ये। प्रमोट कोस्ट लाइन एंड जो सी पेन बोलता हूँ, सॉल्ट पैन जो है जहाँ पे सॉल्ट उगाए जाते हैं वहाँ पे उसके प्लांटेशन को प्रमोट करने की बात करता है मिस्टी स्कीम। गुजरात का क्या रोल रहा है भाई मैनग्रोव प्लांटेशन में? सो नेशनल लीडर एक तरह से इमर्ज होकर आया भाई एफॉरेस्टेशन के अंदर। नेशनल लीडर इन एफॉरेस्टेशन एंड ओवर 19,000 हेक्टेयर्स में यहाँ पे मैनग्रोव प्लांट किए भाई। की एरियाज की बात करें जहाँ पे मैनग्रोव प्लांट किया गया, इट इज़ कच्छ, सौराष्ट्र एंड सेंट्रल एंड जो साउदर्न बेल्ट है वहाँ पे। कच्छ, सौराष्ट्र, सेंट्रल एंड साउदर्न बेल्ट। एंड फंडिंग कौन देता है भाई इसको? जो मिस्टी स्कीम है उसके अंदर हमने ठीक है भाई प्लांट करना है मैनग्रोव प्लांट को, ऐसा कौन देगा भाई? ऐसे तो नहीं हो जाएगा प्लांट, पैसा लगता है। सो फंडिंग इज बाय दी
MGNREGS मतलब जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, मनरेगा के अंदर यहाँ पे इसकी फंडिंग होती है। MG नरेगा एंड कैंपा फंड। कैंपा मतलब जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है कैंपा, और भी बहुत सारे सोर्सेज के लिए पैसे देती है, यहाँ से इसको पैसा मिलता है। बेनिफिट्स की बात करेंगे भाई, ठीक है, मैनग्रोव हम पान कर रहे हैं तो क्या क्या हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो कोस्टल इरोजन जो है वो एक तरह से बचेगा, सो कोस्टल इरोजन प्रोटेक्शन होगा। फिश ब्रीडिंग सपोर्ट है ना, जो फिश जो ब्रीड करेंगे उनको एक तरह से घर मिलेगा यार, सो फिश ब्रीडिंग को सपोर्ट मिलेगा। एंड कार्बन जो है एक तरह से जो दुनिया में आ रहा है उसको सिक्वेस्ट्रेशन किया जा सकता है, बिकॉज प्लांट जो है वो कैप्चर करेंगे, मैनग्रोव जो है वो कैप्चर करेंगे, मतलब रखेंगे, सिक्वेस्ट करके रखेंगे, मतलब बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन और कैप्चर में डिफरेंस बताया है, इट इज़ एज ए रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी मिस्टी स्कीम की, ओवरव्यू की बात की, टारगेट्स की बात की, गुजरात का क्या रूल रहा है यार, फंडिंग कौन करता है, कैंपा फंड एंड मनरेगा फंड करता है, इसको बेनिफिट्स की बात की। तो ये मिस्टी स्कीम न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी काली फंड की। काली फंड न्यूज़ में था भाई, काली फंड न्यूज़ में क्यों था भाई, इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया गया था टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, जो कि COP16 में लॉन्च हुआ था, है ना, अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दैट इज फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। काली फंड, इससे पहले अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो ये हमारे पास किस कॉन्टेक्स्ट में हमको सुनने को मिलता है यार, इट इज़ लॉन्च इन COP16 जो कि रोम हुआ था, एंड एक न्यू बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये आया यार। launched at COP16 in Rome. A new biodiversity finance मैकेनिज़्म के तौर पे ये आया। एंड मैकेनिज़्म की बात करें तो काली फंड किस प्रकार से यहाँ पे पैसा देता है, सो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है यार ये। जो बिजनेसेस हैं वो DSI जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं टू शेयर द रेवेन्यू टुवर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। एंड जो DSI है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जीनोटिक रिसोर्स को एक तरह से, है ना, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करता है इसमें। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट इज DSI शेयरिंग एंड बिजनेस रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन, बिजनेस जो है वो इसमें अपना रिवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड जो 50% फंड है वो किसके लिए है, जो इंडिजिनस पीपल्स हैं उनके लिए है। $50 funds for indigenous peoples, ना, that is indigenous peoples and local communities। एंड अगर मैनेजमेंट की बात करें, काली फंड को मैनेज कौन करता है यार, तो जॉइंटली मैनेज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। जॉइंटली
मैनेज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। होस्ट कौन करता है? जो CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सेक्रेटरीट है वो होस्ट करता है इसको। सो होस्टेड बाय CBD सेक्रेटरीट। तो अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट एक तरह से कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क की बात की यार। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क की बात की हमने यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी लीक है उसके अंदर कि क्या होता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, उसकी बात करेंगे। और यहाँ पे हमने बात की कि जो काली फंड है वो COP16 जो कि कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर हुआ था 2025 में, उसके अंदर लॉन्च किया गया था। दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो कि अभी हमने देखा, तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ये कब आया था भाई? इट इज़ अडॉप्टेड इन 1992। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD ये कब आया था यहाँ पे? इट इज़ अडॉप्टेड इन 1992। 1992 में आया था एट रियो अर्थ समिट एंड 196 जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज 196 इसको पार्टिसिपेट इसके अंदर मेंबर्स हैं। एंड इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है भाई? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। सेक्रेटरीट इन मॉन्ट्रियल कनाडा। एंड दूसरा है, हम बात करते हैं अबाउट द कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क की, जो कि क्या की बात करता है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो है जैसे 30% जो लैंड एंड सी है उसको 2030 तक प्रोटेक्ट करने की बात करता है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट 30% लैंड एंड सी बाय 2030 एंड 4 गोल्स। इसके 4 गोल्स हैं यार फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स हैं फॉर 2030। वो टारगेट्स अलग अलग हैं बट हाँ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड इसने जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं उसको रिप्लेस किया यार, है ना एक तरह से। एंड ये जो कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट्स, जैसे इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करते हैं। आज समिट जो रियो डी जेनेरियो वहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ लीगली बाइंडिंग यार, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इज़ द ओनली यूएन मेंबर दैट इज़ नॉट रेटिफाइड CBD, याद रखना, ठीक है। एंड इट इज़ लीगली बाइंडिंग। और US नॉट रेटिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी इकोसेंट्रिक अप्रोच बाय द सुप्रीम कोर्ट यार, कि इसने हाईलाइट किया इंडिया जो पायनियरिंग रोल है इंटरप्टिंग इकोसेंट्रिक अप्रोच की हम इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस के लिए। इकोसेंट्रिक रोल जो अप्रोच है ना, इकोसेंट्रिक अप्रोच जो लाया था उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। इकोसेंट्रिक
अप्रोच बाय सुप्रीम कोर्ट। सो इस इकोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स जिनका इस्तेमाल किया गया। लाइक नेचर इंट्रिंसिक जो वैल्यूज़ हैं वो सब चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है यार। नेचर इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ नेचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर प्रिंसिपल। इंडियन कल्चरल रूट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है ना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करना है उसमें, इंडियन कोई भी रूलिंग देना है उसमें, तो इसी को तो बोलते हैं इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। तो उस इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास इकोसेंट्रिक रोल जो है वो इस बात की गई यहाँ पे। लीगल पर्सनहुड टू नेचर एंड जो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, बिकॉज एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में ह्यूमन एक सेंट्रल रोल पे होता है, बट इकोसेंट्रिक अप्रोच पे नेचर एज अ सेंट्रल रोल होता है। उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है इकोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर। सो कंपैरिजन विथ एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, सो जो शिफ्ट है फ्रॉम ह्यूमन सेंट्रिक टू द इकोसेंट्रिक अप्रोच वो हमको देखने को मिला यार। शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन सेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक जो अप्रोच है वो ह्यूमन सेंट्रिक होता है, हमने इकोसेंट्रिक तरफ यहाँ पे शिफ्ट किया, नेचर को एक तरह से सेंट्रल रोल पे रखा। एंड रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात करते हैं किसके अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं यार जो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है वहाँ पे, बट इकोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। एक्सप्लॉइटर्स, अगर ह्यूमन को एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो एक्सप्लॉइटेशन एक तरह से देखने को मिलता है, बिकॉज रेगुलेटिंग पॉल्यूशन, मैनेजिंग रिसोर्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है ना। ह्यूमन एक्ट एज अ कंट्रोलर एंड एक्सप्लॉइटर्स ऑफ द नेचर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, बट यहाँ पे जो नेचर्स जो इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाते हैं तो स्टीवर्डशिप देखने को मिलता है, केयर टेकर के तौर पे ह्यूमन एक तरह से इमर्ज होता है यार। एक्सप्लॉइटर्स वर्सेस स्टीवर्ड्स। एंड अगर हम एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच अपनाएं तो वहाँ पे इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ होती हैं, है ना, उनको ऊपर रखा जाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटाइज किया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट को। बट अगर हम यहाँ पे इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाएं तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो एक तरह से प्राइमरी फैक्टर होता है पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज वर्सेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सी हमने बात की अबाउट कंपेरिजन विद एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट क्या मिला है जो इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाया है उसको, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला भाई। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट के अंदर यहाँ पे आर्टिकल 48A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का,
ये जो है स्टेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इकोसेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो वो डायरेक्ट करता है कि स्टेट को उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। सो ये स्टेट प्रोटेक्ट करेगा बोल के बताता है भाई। तो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्ट करना। एंड आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल डी है उसका सब क्लॉज जी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि इसका फंडामेंटल ड्यूटी है भाई हमारे लोगों का कि हम क्या करें, है ना। हमारे पास सिटीजन का ड्यूटी है कि हम प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें नेचुरल इन्वायरमेंट को, लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। एंड एक डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी है यहाँ पे, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है वो स्टेट को एक तरह से होल्ड करता है कि नेचुरल रिसोर्स को एक तरह से ट्रस्टी फॉर द पब्लिक है कि वो इंश्योर करे, स्टेट प्रिजर्व करे, है ना, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक का ट्रस्ट है ना भाई स्टेट के ऊपर कि वो प्रोटेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं जहाँ पे कोर्ट जो है फ्रिक्वेंटली जो रूल करता है इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्योंकि राइट्स ऑफ द नेचर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यहाँ पे की जाती हैं। तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट है तो इकोसेंट्रिक अप्रोच यार। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट द इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 की। इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल 2025 न्यूज़ में थी बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उसने अप्रूव किया न्यू क्लास ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट ऑडिटर्स जो कि इन्वायरमेंट ऑडिटर रूल्स के अंदर, ऑडिट रूल्स के अंदर यहाँ पे लाए गए, क्योंकि ये स्ट्रेंथन करना चाहता है जो कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग है स्टेट पब्लिक, है ना, पीसीबीज को, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करना चाहता है। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव एंड क्या क्या यहाँ पे इसके स्कोप रहे थे। सो इट ट्राइज टू एड्रेस जो कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की अगर हम बात करें तो जो कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग गैप्स है उसको ये एड्रेस करने की कोशिश करता है। एड्रेस कंप्लायंस मॉनिटरिंग गैप्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑडिट करता है यार कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है उसका ऑडिट करता है ये। एंड थर्ड पार्टी कॉम्प्लायंस वेरिफिकेशन जो है करता है, थर्ड पार्टी कंप्लायंस वेरिफिकेशन की बात करता है ये। ओके एंड ये तो हमने बात की अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की। रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स REAs के नाम से जाना जाता है। रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स में हम बात करते हैं जो कि सर्टिफाइड कौन करेगा, जो ईडा है। ईडा मतलब क्या, इन्वायरमेंटल ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी जो है वो सर्टिफाई करेगा यार इनको, सर्टिफाइड बाय EADA। एंड प्राइवेट एजेंसी एक्रेडिशन कौन करेगा, रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स में कौन कौन है, प्राइवेट एजेंसी एक्रेडिशंस,
रैंडम असेसमेंट और रैंडम असाइनमेंट किया जाता है टू दी प्रोजेक्ट्स यार। को फ़ायदा ना हो। एंड compliance and sampling analysis, these are the main purpose of the registered environmental auditors यार, है ना। कंप्लायंस को इवैल्यूएशन करता है, सैम्पलिंग करता है, एनालिसिस करता है। ये हमने बात की अबाउट रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अंडर द इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल, तो एक तरह से इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल क्या काम है यार, जो इवेल्युएट करता है प्रोजेक्ट कंप्लायंस, क्या कि प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंटल लॉस के साथ कंप्लाइंट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। बेस्ट प्रैक्टिस देता है उसमें, जिसे हम प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल कर सकें पॉल्यूशन को। ये इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स आए थे। सो इसके अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो जो स्टीयरिंग कमेटी है वो ओवरसाइट करता है इसको। एंड ग्रीन क्रेडिट रूल्स वेरिफिकेशन, ये हमको देखने को मिलता है। वेस्ट मैनेजमेंट लॉस हमको देखने को मिलता है। दिस आर दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स यार। यहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। ओके, सो ये सब रोल हो गया RES का एक कार से। रैंडम असाइनमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टीयरिंग कमेटी होता है, रेगुलेटरी, मतलब ये ओवरसाइट मैकेनिज्म है। स्टीयरिंग कमेटी जो कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को, रिजॉल्व करता है चैलेंजेस को, यूनिफॉर्म सजेस्ट करता है यार। तो ये हमने बात की अबाउट द इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 की। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन्वायरमेंटल, मतलब रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर्स की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात की हमने। बात की कोसेंट्रिक अप्रोच बाय द सुप्रीम कोर्ट की, है ना। इंटरनेशनल और फ्रेमवर्क जो कि CBD की बात की, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क की बात की, काली फंड की बात की, मिस्टी स्कीम की बात की, बायोडाइवर्सिटी लीग की बात की। तो ये सब हमारे पास इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड इनिशिएटिव्स के अंदर जो न्यूज़ में रहता है, जो टॉपिक्स, वो सब की हमने यहाँ पे बात की यार।